बिना पढ़े होना भी तो नहीं कुछ। इतने अरबपति नहीं कि तुम एकदम राजा हस्तिनापुर रहो, आगे पीछे 100-200 दास चल रहे हैं, 1000-1500 बीघा जमीन है, उन खाने के लाले पड़े, हाथ में कटोरा है तो पिकल बजाइए फिर कलम उठाए ले। अमेरिका ने तो कलम ही उठाई थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर भैया पहला पाई जाओ, अब बातचीत ना करो, बड़े मोहब्बत से लगाओ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला डिटेल और मत है, ठीक कि निम्नलिखित में से, भाई ध्यान दो सभी लोग बोर्ड पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 66 है कि 62 है कि 64 है कि 68 है, बताओ। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। बोनी खराब कर दी यार। देखो भैया, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका नाम है अनुच्छेद 66। कौन सा है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, बात नहीं, उसके बारे में लिखा है। एक बात और समझ लो कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। एक तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक भैया, और किसके भाग लेते हैं? राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, और जो मनोनीत हैं राष्ट्रपति द्वारा 12, वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगर तुमसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो क्या बताओगे? 63। अनुच्छेद 63 जो है इसमें उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है कि भारत का में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अगर तुमसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 64 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 64 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है। अरे ज्ञानी बाबा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का मुखिया होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 64 में है। ये तीनों अनुच्छेद नोट कर लो। 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, 63 में उपराष्ट्रपति का पद, और 64 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं पहले क्वेश्चन में? खोपड़ी में धसाए ले। बिटिया बहुत घूर घूर के देख रही है, क्या बात, गुस्सा आ रही? हटाएं इसको, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर दूसरा तुम बताओ, चलो बताओ। ऊपर देखो बोर्ड पर कि भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, कल ही 26 जनवरी थी तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा है कि भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा मौलिक कर्तव्य है? राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, एक कौन सा मौलिक कर्तव्य है? चौथा मौलिक कर्तव्य है कि दूसरा है? दूसरा को छूसरा लिख दो तीसरा है कि पहला है? बता बेटा, पहले मौलिक कर्तव्य समझ लो। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। आराम तसल्ली सुनो, एक ही बार में याद होना चाहिए, और कल पूछा ना बता पाओ तो दशा दिशा दोनों खराब होए। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य जो 11 हमने किस देश से लाए हैं? रूस से। कहाँ से लेके आए हैं? रूस से पकड़ के लाए। पहले अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो हुआ ऐसा कि 42वां संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976 में किया गया। तो संविधान में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ये मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22। तो 22 भाग हैं, तो उसमें भाग संख्या 4 यानी चैप्टर नंबर 4 में 51A से लेकर 51K तक 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 51A से लेकर 51K तक कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 11। अच्छा, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर है। कलम चलाओ सुनो।
मूल अधिकार ये होता कि अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में। भाई मूल अधिकार का हनन होने पर कहाँ जाओगे? कोर्ट में। कर्तव्य और अधिकार में अंतर है। अधिकार है जैसे तुम्हारे पास खुद की जमीन है, वो तुम्हारा अधिकार है, और पेड़ पौधों की रक्षा करना है तुम्हारा कौन सा है? कर्तव्य है। कर्तव्यों का अगर तुम पालन नहीं करते हो तो तुम्हें कोई फांसी की सजा नहीं हुई है, ना तुम्हें कोई जेल डाले है। जैसे कर्तव्य है कि माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, वे नहीं भेज रहे, टिटुआ से लगाए धरे हैं कल्लू को, तो कहा कोई जबरदस्ती छीन लियो, ना कोई फांसी दे दीजिए। ठीक। अब छुआछूत का अंत, अब तुमने जाति सूचक किसी को गाली दे दी और है वो मूल अधिकार कि आप नहीं दे सकत हो, तो उस पर मुकदमा होगा। अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और भारतीय संविधान का पालन करना, ये हमारा पहला ही मौलिक कर्तव्य है। कौन सा है? पहला। अब फिर समझ लो मौलिक कर्तव्य कितने टोटल? 11। किस देश से लिए हमने? रूस से। किन संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन से भाग में? 4 में। और कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 51A से लेकर 51K तक चले जाओ। राष्ट्रगान का सम्मान करना एक कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है? पहला। और मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन नहीं करते तो जेल वगैरह नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? मूल अधिकारों का हनन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों के मौलिक कर्तव्य के लिए नहीं जा सकते। हटा दें। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बिटिया, बातचीत ना करो, चलो पढ़ो। किसके निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बना होता है? यानी किस पद के चुनाव के लिए हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर वोट डलवाते हैं? किसके निर्वाचन में एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा, संसद में कितने सदन होते हैं? 2, और संसद के अंक कितने हैं? 3। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो बताइए भैया कौन सा? उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि हम लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर वोट डालते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य तो वोट डालेंगे, एक क्लियर बात है, राज्यसभा के सदस्य भी वोट डालेंगे, और साथ में विधानसभाएं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा है तो इनके निर्वाचित सदस्य भी वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में 3 लोग वोट डालते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, वो वोट डालते हैं। एक बात छोटी सी समझ लो, अगर हमें राष्ट्रपति को हटाने हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाने हैं तो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे तुम लोकसभा में लेके आओ और चाहे तुम राज्यसभा में लेके आओ। ठीक। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव जो तुमको लाना है वो केवल आप किस में ला सकत हो? राज्यसभा में ला सकत हो। क्लियर है भैया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ ऑप्शन थोड़े गलत हैं, हम ऑप्शन काट के लिख दे रहे। पहला दिया इन्होंने प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, हाँ हेलो जी, अब कोई होए तो मैं कहा हाँ भैया, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? शांत रहो। पहला ऑप्शन दिया मैंने प्रोटेम स्पीकर, सुन लेना। दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष, वो ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, बातचीत ना करो, अभी पूछेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए प्रधानमंत्री है और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। बताओ। नमस्ते, हाँ बिटिया बोलो। नवगठित, बातचीत नहीं करोगे तो लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रोटेम स्पीकर, दूसरा ऑप्शन दिया है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं राष्ट्रपति,
और चौथा ऑप्शन मैंने दिया प्रधानमंत्री। बोलो कौन? नई नई लोकसभा गठित हुई। जैसे मान लीजिए कल चुनाव हो जाए लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का चुनाव कौन चुना जाता है? प्रधानमंत्री। अब तत्काल तो भैया, तो वहां पर लोकसभा भाई गठित होगी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर। तुम बताओ। अब मेरी सुन लो, नवगठित जब लोकसभा होती है तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है उन्हीं सांसदों में से। जैसे मान लीजिए 550 सांसद हैं, तो उन्हीं में से एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा जो लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसी अस्थायी अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और उसके बाद जब हम वास्तव रूप में चुन लेते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। क्लियर है? तो नई नई अगर लोकसभा होती है तो उसकी अध्यक्षता पहली बैठक की करेगा प्रोटेम स्पीकर। ये स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है। कैसा होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्लियर है भैया? और आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है। इस वजह से नहीं करता है क्योंकि पहले से ही वो सांसद है, तो सांसद पद की शपथ ले चुका है। ठीक, अब दोबारा लेने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? कितनी है? 65 वर्ष है। बिल्कुल सही जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अच्छा, न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम कोई निर्धारित नहीं। हाँ, कोई निर्धारित नहीं। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो अधिकतम आप 65 साल तक रह सकते हो, लेकिन कम से कम एज ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। जी, सेकेंड बात सुनो मेरी। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जज कितने हैं? 33 वैसे हैं और एक वो है मुख्य, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 34 हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है? 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन है। और इसको अगर हम आगे पीछे कर दें तो कितना आएगा? 214। तो 214 में हाई कोर्ट की स्थापना का वर्णन है जो प्रत्येक राज्य में एक होता है। अपने यहाँ कितने हाई कोर्ट हैं? 25। ठीक, कितने होगा? 25। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, बातचीत ना करो। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यमवर्ती और जिला स्तर। अपने यहाँ पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है। और 3 स्तरीय है भैया, तो 3 स्तरीय पंचायती राज जो प्रणाली है ये 3 स्तर की होनी चाहिए। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है? 243 बी कहता है कि ए कहता है कि केवल 243 या 243 सी? बोलो, बताइए। बातचीत कर रही हैं लेकिन बता नहीं रही हैं, बैठी हैं। अखंड पाठ सुन रही का? उधर उधर स्वाहा आहा तो तुम बोल दे। हाँ, अच्छा, जब पंडित जी स्वाहा बोलते हैं तो हम लोग लास्ट में स्वाहा ही बोल दे, क्योंकि बीच वालों मंत्र का मालूम नहीं होता है। उन्हें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयात विंदे भवम भवानी सैतम नमामि स्वाहा स्वाहा। आदो मंत्री नहीं समझ में बात। हाँ बताइए। अब पहले बात सुन लो कि पहले पंचायती राज प्रणाली जो है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 11वीं की 9वीं की 12वीं? 11वीं अनुसूची में है। वेरी गुड। हाँ भाई, जब पंचायती राज प्रणाली कब जोड़ी गई संवैधानिक दर्जा? 73वां। ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। पहले तो 8वीं थी ना अपनी मूलभूत। अब हुआ ये 24 अप्रैल, ध्यान सुनना, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला। 24 अप्रैल को मिला था, इसलिए पंचायती राज दिवस कब है? 24 अप्रैल को है। क्लियर? अपने यहाँ पंचायती राज प्रणाली में कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। उसी में एक अनुच्छेद है 243 बी। 243 बी में लिखा है, क्या लिखा है कि सभी राज्य एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली बनाएं, जहां पर जनसंख्या है वहां पर बनाना शुरू कर दें। 243 बी कहता है। और इसी में एक अनुच्छेद बहुत पॉपुलर है 243 डी,
जिसमें लिखा है 1/3 महिला रिजर्वेशन की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 243D, इसमें 1/3 महिला आरक्षण है। 7 पढ़ो, बात ना करो, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। 7 पढ़िए कि भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी या अधिकारी जिसे संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कौन सा है? कैग। कैग जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है और एक संवैधानिक पद है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कैग पद का वर्णन है? 148। और इसको बोलते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक। इस सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है कि सरकार की कहां पर आय हुआ और व्यय हुआ। लेकिन कैग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है? विपक्ष के नेता को। कैग अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को नहीं देता है, कैग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा विपक्ष के नेता को। वो कहेगा लाओ दिखाओ कहां आय हुई, कहां पर व्यय हुआ। ठीक, अनुच्छेद इसका कौन सा है? 148 है। 8, मुआसू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जी, मुआसू बताइए, नागालैंड है कि मिजोरम है कि मणिपुर के अरुणाचल प्रदेश? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए नागालैंड। अब आप सुन लो, मुआसू के बारे में समझो। मुआसू एक एओ जनजाति रहती, कौन सी? एओ। एओ जनजाति कहाँ रहती है? नागालैंड में। वही जनजाति क्या करती है कि मुआसू महोत्सव मनाती है। अब सुनो, नागालैंड में एक उत्सव बहुत फेमस है, हार्नबिल। कौन सा महोत्सव? हार्नबिल महोत्सव, सभी लोग याद रखना। और सेकंड कौन सा याद रखोगे? मुआसू महोत्सव। हटा दें, जहां में कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, रेचुंगमा, घाटो, किटो और चीरमू की नृत्य शैलियां हैं, किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? रेचुंगमा कामा घाटो, किटो कामा चीरमू किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? सिक्किम कि मणिपुर कि अंडमान निकोबार की गोवा? बताइए भैया। रेचुंगमा, घाटो, किटो और चीरमू किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? तो इसको नोट कर लो, नहीं मालूम तो सिक्किम, सिक्किम की है। मणिपुर की बिटिया थांगटा है। मणिपुर की थांगटा नृत्य शैली पूरे भारत में फेमस है, नोट कर लो। मणिपुर की नोट करो। मणिपुर की जो नृत्य शैली है बहुत ज़्यादा फेमस है, वो थांगटा। कौन सी है? हाँ हाँ, वही शैली होती है ना। शैली माने तरीका होता है। जैसे मान लो किसी के नृत्य में हम लोग जैसे अपने नृत्य शैली है, हाथ ऐसे ऐसे करना, पूजन टाइप का करना। उनके यहाँ नृत्य शैली में ये थांगटा होता है, तलवारबाजी यानी क्या उलते हैं। शैली माने होता है तरीका। ठीक, अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा के जो नृत्य हैं उनमें एक शैली अपनाई जाती है, एक तरीका अपनाया जाता है जिसका नाम है डकनी। डकनी, ये ध्यान रखना। गोवा का कौन सा है नृत्य शैलियों में? दक्कनी। मणिपुर का मैंने क्या लिखा है? थांगटा। और सिक्किम का रेचुंगमा, घाटो, किटो, चीरू, ममू, औचू, पोचू। जबरे लिख लियो, चीचा पो। आनंद बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10। चेरियल चित्रकला की एक शैली है, चित्रकला की पेंटिंग एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? बताइए। चेरियल, चेरियल चित्रकला की शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुछ शैलियां आप लोग नोट कर ले लगे हाथन। पहले नोट करो, चेरियल चित्रकला शैली जो है तेलंगाना। ये आपके स्टैटिक जीके में बहुत काम आएगा। अब बातचीत ना करें, लिखो चेरियल का लिखिए तेलंगाना। इसी प्रकार से सबको मालूम होना चाहिए मधुबनी कहाँ की है? बिहार। इसको नोट करना चाहो कर लो, ना कोई आवश्यक नहीं है। हाँ चेरियल कहाँ की होगी बाबू? तेलंगाना। मधुबनी हमने कहाँ की बोली? बिहार की। एक और नोट करो, हम बोल रहे वर्ली। बिल्कुल सही बात, वर्ली महाराष्ट्र। सीटेट वाली बुक में लिखा है, पढ़ा होगा, वर्ली महाराष्ट्र। अगला बाबू नोट करो, पट्टचित्र।
पट्टचित्र बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा, नोट कर लो, पट्टचित्र उड़ीसा, यानी पट से उड़ गओ, पट्टचित्र उड़ गया, तो पट्टचित्र कहाँ का है पेंटिंग? उड़ीसा। अगला नोट करो, कलमकारी, हाँ अंधे आदमी को कलमकारी आती नहीं है, तो कलमकारी कहाँ की हो गई? आंध्र प्रदेश की। अगला नोट करो, फड़, फड़ लिख दो राजस्थान, राजस्थान में पैसा है लोगों के पास तो आराम से फड़ लगाए के बैठे थे, इक्का दहला नहला। हाँ भाई। काली घाट, पश्चिम बंगाल, ऐसे याद कि पश्चिम बंगाल का आदमी थोड़ा काला होता है। और काली देवी की पूजो होता है मन पे, दुर्गा पूजा, काली देवी, सब मैया मैया एक ही मैया। हो का। और एक और बताओ, गोंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सब, हाँ मध्य प्रदेश, गोंड जनजाति रहती है ना, हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लो। चेरियल आपने कहाँ लिखा? तेलंगाना। मधुबनी बिहार, वर्ली महाराष्ट्र, पट्टचित्र उड़ीसा, कलमकारी आंध्र प्रदेश, गोंड आपकी हो गई मध्य प्रदेश, फड़ आपका हो गया राजस्थान, और काली घाट आपने कहाँ का लिखा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का किया था, सबको मालूम होगा। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के। चलो ठीक। हाँ, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत किस भारतीय शहर में स्थित है? बहुत अद्भुत बना हुआ है, और एक कब किसके शासनकाल में बना था विक्टोरिया मेमोरियल? बताइए। लॉर्ड कर्जन। विक्टोरिया मेमोरियल किसके शासनकाल के दौरान बना था? तो लॉर्ड कर्जन। वो तो फोर्ट विलियम कॉलेज है, कंफ्यूज हो जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो कलकत्ता में है, और किसके शासनकाल में बना? लॉर्ड कर्जन। वही लॉर्ड कर्जन हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 13 पे। चलिए, पहले पढ़ दो तसल्ली, चौथा नहीं हो तुम्हारी, अभी चौथी चलिए, हम तो सामने से हटे ही जा रहे। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था? पहला ऑप्शन है 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में, या 1956 में नई दिल्ली में, 1952 में नई दिल्ली में, 1943 में नई दिल्ली में। अब हम इसके बारे में बता दें। एशियाई खेलों के आयोजन का जो सुझाव था, आयोजन का सुझाव जो सर्वप्रथम था, वो 1947 में नई दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ। पूरा सुन लेना कि भैया एशियाई देश, एशियाई खेल कराए जाए। एशियाई खेलों में एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, चीन है, पाकिस्तान, सब लोग भाग लेते हैं। फिर 1951 में एशियाई खेल प्रारंभ हुए। कब प्रारंभ हुए? 1951 में। और सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुए थे? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अब पूरी बात सुनना। उसके बाद क्या हुआ? अगर तुमसे पूछा जाए कि एशियाई खेलों का जनक कौन है, तो गुरुदत्त गांधी, इनका जनक पूछा जाए तो कौन है? गुरुदत्त गांधी। किसके जनक हैं? एशियाई खेलों के जनक ना, तुम जाके तो राहुल गांधी के जनक। हाँ, आगे सुनो। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। पहले इन खेलों का नाम जो था, मैंने नोट किया था, एशियाटिक खेल था। क्या नाम था? एशियाटिक खेल। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस खेल का नाम बदलकर एशियाटिक खेल से एशियाई खेल किया था, ये ध्यान रखना। तो 1947 में एशियाई देशों का सम्मेलन दिल्ली में होता है, प्रस्ताव होता है पारित। उसके बाद 1951 में पहली बार एशियाई खेल दिल्ली में होते हैं। इसके जनक गुरुदत्त गांधी हैं। पहले इसका नाम एशियाटिक खेल था, और बाद में पंडित नेहरू के कहने पर इसका नाम एशियाई खेल कर दिया गया। ठीक। निक्सॉन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बताओ। निक्सॉन गोल्ड कप, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल या वॉलीबॉल? हम सबका एक ही मकसद है, दीन धड़ाके दमदम, वो क्या बोलता है? फुटबॉल। नोट करो, निक्सॉन कप गोल्ड कप लिख दो फुटबॉल। फुटबॉल का एक और याद रखना, संतोष ट्रॉफी बाबू। अब याद ऐसे करियो, फुटबॉल में जैसी किक मारी और गोल हुई तो मन में क्या मिलता है?
संतोष कि ठीक। संतोष के बाद एक लिख दो, फुटबॉल में जब किक मारते हो तो दूर जाके गिरती है, डूरंड कब, उसका दूर एंड होता है, डूरंड कब, तब सुब्रतो मिलता है, सुब्रतो, सुब्रतो कब, ये याद रखना। डूरंड बहुत पूछा जाता है, संतोष पूछा जाता है, नेक्सॉन हो गया और सुब्रतो। गाड़ी यार टाटा नेक्सॉन है, हाँ मैं जानते हैं, आई नो यू नो। हाँ कल 26 जनवरी थी, तब जो यूरो तो हमने कहा सोमवार से, हमें तो हनुमान जी मानो, शक्ति जागृत कर दी तुमने। जब भी आए थे तो हम बैठ के पढ़ के लिख के और एक झपकी मार ली थी। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा नोट कर लिया जाए। तो राष्ट्रमंडल खेल को हम शायद कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं। तो सर्वप्रथम कहाँ हुए? तो 1930 कनाडा के हैमिल्टन, हैमिल्टन में। भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो 1934। नोट करो, 30 में हुए, और राष्ट्रमंडल खेल कितने साल बाद होते हैं? 4। तो पहली बार तो भाग नहीं ले पाए, ठीक 4 साल बाद भाई अगले बार जब हुआ तो हम इसमें पितवाक किए, तो 1934 में हमने भाग लिया। और जब भारत में भाग लिया था तब राष्ट्रमंडल खेल हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो उसमें एक व्यक्ति थे राशिद अनवर। कौन थे? राशिद अनवर। राशिद अनवर व्यक्ति थे, इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। कुश्ती, कुश्ती थे, एक राष्ट्रमंडल खेल में जीत के लाए थे कुश्ती में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1930 में सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, कनाडा के कहां पे हुआ था? हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। और एक बात समझ लो, भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? 1934 में लंदन में। राशिद अनवर कुश्ती में इसमें कांस्य पदक जीत के लाए, और बहुत बड़ी बात है विदेश में जीतनो। जब भारतीय कोई पूछत हो, अब बात अलग है। 16 भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? विश्व सांख्यिकी दिवस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जिनको मोहब्बत में बोलते हैं, और इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रस्तुत किया था। पीसी महालनोबिस, याद है? पीसी महालनोबिस कौन सी पंचवर्षीय योजना? सेकंड वाली, दूसरी। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। तो 17 वाला याद ही होगा। चलो भाई, संवेग की एसआई पद्धति में क्या किया? पहले संवेग बताओ क्या बोलते हैं? संवेग बराबर क्या होता है? इतना मारेंगे हम खींच के। संवेग बराबर, संवेग किसे कहते हैं? बिल्कुल ही पागल हो, सुन लो जरा, बोर्ड पे देख लो बाबू, सुन लो। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। संवेग बराबर होता, ध्यान से सुन लेना, बातचीत नहीं। संवेग बराबर होता है, जिनको नहीं मालूम नोट कर लें, द्रव्यमान, जो आपका द्रव्यमान है, और अपने द्रव्यमान में जो हमारे अंदर मात्रा है, द्रव्यमान का मतलब है मात्रा, अपने द्रव्यमान में अपने वेग का गुणा कर दिया जाए। द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। और सुन लो, अब निकालो यूनिट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा एसआई में? किलोग्राम। और वेग बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग बराबर यानी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय मीटर प्रति सेकंड। अब यूनिट क्या बनी आपकी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में बन गया। एक बात और याद रखना, नोट कर लो जिनको नहीं मालूम, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। और एक बात याद रखना, किसी वस्तु में लगा बल, और ध्यान समझना, किसी वस्तु में लगा बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जितना संवेग में परिवर्तन हुआ समझो उतना ही बल लगा, जितना बल लगेगा उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु में लगा बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जितना संवेग में चेंजमेंट होगा
उतना ही न्यूटन का बल लगेगा। ठीक, दोनों बराबर होते हैं। चलो, किसको मापने के लिए हम बोल नहीं पा रहे, स्टेलाग्मोमीटर का यूज करते हैं। स्टेलाग्मोमीटर, चलो, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का यूज करते हैं? श्यानता, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव या क्रियाकलाप? स्टेलाग्मोमीटर, ये पहली बार पढ़ रहे हो तो स्टेलाग्मोमीटर का यूज करते हैं पृष्ठ तनाव को नापने में। पृष्ठ तनाव के ऊपर आपको मालूम होगा पानी की बूंद का गोल होना, दूध पर मलाई पड़ना, मलाई को फिर चाटना, ये सब पृष्ठ तनाव है। हाँ, तो पृष्ठ तनाव सभी लोग जानते हैं। हाँ, श्यानता किससे बोलते हैं? द्रवों में जो गाढ़ापन होता है वो श्यानता कहलाती है। शहद की श्यानता अलग है, ज़्यादा है, मट्टी की तेल की श्यानता कम है, पानी की श्यानता सबसे कम है। और श्यानता का मात्रा क्या होता है? पॉइज। क्या होता है बाबू? पॉइज। ठीक, 20 बताओ आनंद। हाँ भाई बोलिए। पृथ्वी की सतह, यानी जिसमें द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का m, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या मानी गई? r, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कितने अनुपात का त्वरण उत्पन्न होता है? बताइए। कुल मिला के इन्होंने पूछा क्या? दिमाग ही नहीं लगा पा रहे, बैठे हैं। गुरुत्वीय त्वरण g किसके बराबर होता है? स्मॉल g, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, वो कितने के बराबर होता है? पहला। ठीक, देखो मैं बता दूं, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जो होता है वो कैपिटल जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान नहीं बदलता है, ये हर जगह निश्चित है पृथ्वी पर, लेकिन स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। भूमध्य रेखा पर कम है, ध्रुवों पर ज्यादा है। जैसे आप भूमध्य रेखा पर अगर अपना वजन तौलते हैं तो आपका वजन जो है वो कम निकलेगा, और अगर वही आपने ध्रुवों पर जाकर अपना वजन तौला तो 60 की बजाय उसका 60 किलो 100 ग्राम निकलो तुम। ठीक, तो जी बराबर होता है, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी, और पृथ्वी का द्रव्यमान हमने क्या माना है? m, और बटे त्रिज्या का स्क्वायर RE स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, यानी स्मॉल जी जो होता है m बटे r स्क्वायर के बराबर होता है। 21 बताओ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? कहने का मतलब यह है कि कौन सा वैज्ञानिक ये था जिसने कहा था, सुन लो, कि तत्वों के जो नाम रखे जाएं उसमें पहला लेटर हमें बड़ा रखना है, दूसरा लेटर हमें छोटा रखना है। जैसे सोडियम का संकेत यन होता है तो यन बड़ा रहेगा, ए छोटा रहेगा। ठीक, मैग्नीज का यम बड़ा रहेगा, यन छोटा रहेगा। किसने सुझाव दिया था? लेवाइसियन है, वर्जिलियस। किसने दिया था? वर्जिलियस ने कहा था, और तब से चल भी रहा परंपरा, तब से लगातार चल भी रही है ये परंपरा चली। बड़े पहला अक्षर बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। 22 लगाइए। पहले बात सुन लो, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में, पानी की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। यानी हमारा लवण कितना है? 41 ग्राम है। ध्यान सुनना, 41 ग्राम है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी 320 ग्राम है, ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है? 41 ग्राम है, तो टोटल बिलियन में सांद्रण कितना है? टोटल बिलियन में लवण कितना है? देखो ध्यान सुनना, हमारे पास जो लवण है वो कितने ग्राम है? 41 ग्राम। और टोटल बिलियन कितना होगा? 320 और प्लस 41, हम दोनों जोड़ेंगे क्योंकि टोटल बिलियन में से हमें निकालना है 41। तो 320 प्लस 41 कितना हो गया? जोड़ दो भैया, 361 में गुणे 100 करेंगे। अब इसको हम जब काटेंगे तो आपका आंसर आइए, हमने नोट कर लो, तो काट के 11.36%। ये याद रखना, जब भी किसी विलियन में हमें सांद्रण निकालना हो, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे हम कह दें कि 1 बिलियन है, वहाँ में पानी 100 ml है और वहाँ में 5 ग्राम नमक है, तो 5/105 करना पड़े, क्योंकि टोटल सांद्रण निकालना है।
निम्नलिखित में से किस यौगिक के केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है, एक कार्बन कार्बन आबंध होता है? एथेन का C2H6, C2H6 कार्बन का एक एक बॉन्ड है। ठीक। प्रोटोप्लाज्म जिसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? बिल्कुल सही है, प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। कोशिका की सारी गतिविधियां जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं, और इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करें। कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। कौन सी कोशिकाएं बताओ? कौन सी कोशिकाएं? पौधे की कौन सी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? कोलिन कायमा नामक ऊतक होता है, पैरेन कायमा, स्लेरे कायमा या एरन कायमा? कौन सा ऊतक होता है? कौन सा ऊतक पौधे में ऐसा होता है जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटा होता है? तो कोलिन कायमा। आपको मैंने बताया था कोलिन कायमा जो ऊतक होता है वो पौधे को क्या देता है? लचीलापन। मोटा होगा तभी तो लचीलापन होगा, और साथ में उसको कोना किनारेदार बनाता है। तो ये कोलिन कायमा जो ऊतक होता है, यही आंसर आपका होगा। ठीक। अब लास्ट में मैंने लिख दिया अंग्रेजी, थोड़ा ने स्टैंड जड़े हुए। थैंक यू, हम पढ़ ही नहीं पा रहे। सी यू नेक्स्ट क्लास। चलो अब आगे लिखो अगला टॉपिक। अब एक बार रिपीट कर दें, पूछ ले रहे। एक सेकेंड बंद कर दें यार।